नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका एग्जाम भी अब काफ़ी नज़दीक आ रहा है। आपके पास कुल मिला के आप 25 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप मन लगा के मेहनत कीजिए, आपका जो रिवीजन हो रहा है जो रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज को देते रहिए। तो इसी क्रम में आज जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, इसका 34वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 33 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। तो लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। तो आप चैनल की जो प्ले लिस्ट होती है उसमें जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आबकारी प्रवर्तक सिपाही 2024 प्रैक्टिस सेट वाला सेट, ठीक है। तो वहाँ से आप इंजॉय देखिए इनको और अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। तो चलिए आज इस सेट को तैयार करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए सौरव गांगुली की जगह, देखिए जो सौरव गांगुली जी हैं इंडियन क्रिकेटर हैं, ये पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष थे। तो के अध्यक्ष बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ठीक है। पहले 35वें थे, 36वें नहीं कौन बने हुए हैं, तो अभी ये बने हुए हैं आपके, कौन बने हुए हैं, रोजर बिन्नी साहब। कौन बने हुए हैं, रोजर बिन्नी साहब बने हुए हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। डॉक्टर माधव हाड़ा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बाल कुमारन, मनु भंडारी जी। तो किसको चुना गया 32वें बिहारी पुरस्कार 2022, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए भी। तो ये चुना गया डॉक्टर माधव हाड़ा को, ठीक है। देखिए क्या कीजिए, आप 1 से 100 तक नंबर लिखिएगा, उसमें आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा। आप जब तक मैं आंसर में क्लिक करता हूँ आप देखिए आपको कितना आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट का मतलब होता है कि आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, ठीक है। आपके क्वेश्चन कितने बन रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। तो लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में आप आंसर भी दीजिए। तो इससे क्या होगा, बहुत से बच्चे आंसर देते हैं, मतलब इतने क्वेश्चन बने करके। तो उससे क्या होता है, आपको अपना कॉम्पिटिशन पता चलता है कि हम कहाँ पे अभी हैं करके, ठीक है। तीसरा है अटल बियो अभ्युदय योजना, ठीक है, ABYABY, ठीक है। किसके लिए है, जो अटल बियो अभ्युदय योजना है, औरतों के लिए है, बच्चों के लिए है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, युवाओं के लिए है। किसके लिए है, तो ये है आपका वरिष्ठ नागरिकों के लिए। देखिए जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए जैसे आपको क्या करना है, एक काम करना है, जितनी भी अभी रिसेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको कवर कर लीजिए। करंट अफेयर के अंदर से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो आपका स्टैटिक का भी हो जाता है, करंट का, दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो आपको क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो एक क्वेश्चन आपका आज का हो गया, आपको मैं टास्क भी देते रहूंगा आज से, आपको स्कीम कवर करनी है, ठीक है। चौथा है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। गोविंद द्वितीय ने, इंद्र तृतीय ने, अमोघवर्ष ने, कृष्ण प्रथम ने। तो किसके द्वारा करवाया गया था, ये करवाया गया था कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रकूट राजाओं ने, एलोरा गुफाएं कहाँ पे है आपकी, ये आपकी राजस्थान, कहाँ पे है आपकी महाराष्ट्र में। कहाँ पे है आपकी अजंता एलोरा गुफा, आपने सुना होगा, औरंगाबाद, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र में है। चलिए पांचवा है, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, एक होता है आपका संविधान संशोधन अधिनियम होता है, बाद में वो क्या बनता है, आपका एक्ट बनता है, ठीक है। टोटल अभी तक जो एक्ट, क्योंकि बिल तो आते रहते हैं, बिल तो अभी आएंगे, उसमें से बहुत से पास होंगे, बहुत से नहीं होंगे। तो 106 टोटल यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। जो 106वां एक्ट अमेंडमेंट एक्ट है वो आपका कौन सा है, अभी इसमें 33% जो आपकी राज्यसभा और स्टेट के अंदर, जो विधानसभा के अंदर जो महिलाओं के आरक्षण की बात की हुई, ये कहा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है क्योंकि रिसेंट का ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 124वां बिल कौन सा था, एक बिल होता है, बिल क्या होता है, एक्ट बनता है, ठीक है। 124वां कौन सा था, अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा, सरकारी सेवाओं के महिलाओं को आरक्षण, बच्चों के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। देखिए अब आप कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना, आपका जो अभी 106वां अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, जो महिला वाला, वो कौन सा बिल था, कौन सा अधिनियम था, ठीक है। 126 था, 27 था, 28 था, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सर्च करेंगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा, ये था आपका आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात कही गई 124 में, ठीक है। पांचवा है, एक व्यक्ति, अब देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है बोल रहा है ये, देखिए उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। अब जो व्यक्ति यहाँ पे है तो देखिए ये दिशाएं होती हैं, आपको पता होगा, ईस्ट हो गया, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। वो नॉर्थ को कितना जा रहा है आपका, 10 किलोमीटर जा रहा है, कहाँ है, 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। ऊपर को 10 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर वह 12 किलोमीटर पूर्व चलता है। अब यहाँ से आगे की तरफ 12 किलोमीटर चलेगा, इसका पूर्व यहाँ हो जाएगा, तो ये 12 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। अगला बोला गया है, इसके बाद वह 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर से पहले पूरब चला, फिर से यहीं आ गया, पीछे को आ गया, ठीक है, फिर यहीं पे आ गया वो, फिर वो 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। अब वो नीचे को चलेगा, कितना, 16 किलोमीटर, 10 तो ऑलरेडी ये था, अब यहाँ पे 6 चलेगा नीचे, ठीक है। तो ये थोड़ा 16 हो जाएगा इसका। अगला कह रहा है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। देखिए प्रारंभिक बिंदु इसका यहाँ पे था, यहाँ से 10 ऊपर को था और टोटल ये 16 है, तो ये 16 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा, नीचे को है ना, दक्षिण को कितना, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर दक्षिण कौन सा हो जाएगा, देखिए 6 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी कभी क्या पूछता है कि कौन सी दिशा में है, तो आपको दिशा भी देखना है। अभी इसमें डायरेक्ट पूछा गया था कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो 6 किलोमीटर दूर था ये, ठीक है। बट अगर ये पूछता कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है अभी वो, तो आपका दक्षिण दिशा होता, क्या होता, दक्षिण दिशा होता, ठीक है।
चलिए आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। 7वां है, मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है उसको जारी कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको स्टार मार्क कर लेना। और देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और बन गया, रिसेंट के जितने भी इंडेक्स हैं, ठीक है, जो इंडेक्स आए हुए हैं, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स में रैंक क्या है इंडिया की, प्रेस फ्रीडम में रैंक क्या है इंडिया की, ठीक है, इन सबको आप पासपोर्ट इंडेक्स में क्या है, ये सबको एक बार कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से भी हमेशा बनता है एग्जाम में, ठीक है। और इस साथ ही साथ ये भी देखना उसमें कि जो रिपोर्ट होती है उनको पब्लिश कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व आर्थिक संघ, विश्व बैंक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है इसको कौन निकालता है? इसको निकालता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जो यूएनडीपी है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, याद रखना यूएनडीपी। 8वां है, सरहिंद नहर निर्मित की गई है रावी नदी से, सतलज नदी से, यमुना नदी से, व्यास नदी से, ठीक है, तो ये की गई है आपकी सतलज रिवर से, ठीक है, नदी है जो। 9वां है, निम्न ग्रीड में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ डेली, जिसमें मैं 15 से 20 क्वेश्चन डेली करवाता हूँ 10 मिनट के अंदर, ठीक है, तो आप उसको भी देखिए, आपकी वहाँ से रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। 10 नंबर की जो रीजनिंग आने वाली है, अब क्वेश्चन नहीं छूटेंगे वहाँ से, ठीक है। देखिए अब ये 8 है, 3 है, 4 है, 2 है, 27 है, तो कैसे यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या बनेगा ये पूछा गया है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखिए इसको देखने के बाद मुझे एक चीज़ लग रहा है, देखिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। आपको क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस से क्या होता है, आपको क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला इनके द्वारा बोला गया है कि जो 27 है ये कैसे बना। एक चीज़ देखिए क्रॉस में, देखिए अगर 3 का स्क्वायर करता हूँ मैं, ठीक है, तो 3 का अगर मैं 3 का क्यूब करता हूँ तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। तो आपका 27 हो रहा है, देखिए क्रॉस में। अब मैं 2 का क्यूब करता हूँ, अगर 2 का क्यूब किया मैंने, 2 का क्यूब होता है आपका 8 होता है, देखिए ऊपर 8 बना हुआ है इसके सामने। अब अगर मैं 4 का क्यूब करता हूँ, ठीक है, तो 4 का क्यूब करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 16, 64 हो जाता है। कितना होता है? 64 हो जाता है। तो 64 ऑप्शन में है कहीं? हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा 64 है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए जितने प्रैक्टिस करेंगे, जैसे अभी मैंने देखा क्वेश्चन सामने आया, मैं ज़्यादा लॉजिक सोचा नहीं, एक बार मैंने ट्राई किया कि क्यूब बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है, ये चेक किया तो मेरा आंसर क्यूब करके सही हो गया है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा? 64, यहाँ पे 64 आएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? 72%, 60%, 55%, 68%, ठीक है। 2011 की जनगणना अगर पूछ रहा है तो ये करता है आपका 68% क्या करता है आपका गाँव में रहती है जनसंख्या, ठीक है। देखिए अब इससे एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, जो उत्तराखंड का जो जनगणना वाला है सेक्शन और आपका जो नेशनल वाला है, ठीक है, ये पूरा कवर करना, क्योंकि यहाँ से आपने देखा है हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कोई पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी कहाँ पे है, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे रहती है, साक्षरता में कौन सा राज्य आगे था, सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पे दर्ज की गई, ठीक है। तो आपने देखे होंगे, आप सबको बताइए क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं। 11वां है, निम्नलिखित में से वर्ष 1960 में कौन से राज्य बनाए गए थे? ठीक है, 1960 की बात कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ये बनाए गए थे आपके महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र से कट करके गुजरात बनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। अगला है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगस्थनीज, कुटुल, कटफिशेस, ठीक है। जो कुटुल कटफिशेस हैं वो हैं, कौन है? तो इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कौन से आपके? मेगस्थनीज है, ठीक है, आपने बहुत बार देखा भी होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5 नवजात शिशुओं का भार चिकित्सक द्वारा लिया गया शिशु ए शिशु बी से हल्का है। देखिए आप इसको कैसे, रीजनिंग क्वेश्चन है, कैसे करना है। शिशु ए जो है आपका शिशु बी से हल्का है, ठीक है, तो शिशु बी ऊपर हो जाएगा, ये भारी है मतलब। शिशु सी शिशु डी से हल्का है, इसको छोड़ देंगे, अभी आगे बढ़ेंगे। शिशु बी शिशु डी से हल्का था, ठीक है। शिशु बी क्या है आपका? शिशु डी से क्या है? हल्का है। शिशु डी आपका ऊपर हो जाएगा, लेकिन शिशु ई से भारी है। अब डी क्या है? शिशु ई से भारी है, तो ई आपका यहाँ पे आ जाएगा, इससे भारी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे भारी शिशु था, सबसे भारी कौन है आपका? डी है। देखिए सबसे ऊपर कौन सा है? डी है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, धीरे धीरे चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि, अभी देखो ये पूछा नहीं गया है, शिशु सी से डी से हल्का है, ठीक है, तो डी से हल्का होगा तो नीचे होगा इससे कहीं पर, उसका कोई हमको काम हुआ नहीं, डायरेक्टली हमको मिल गया सबसे भारी कौन है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 14वां है, भारत के वस्तु निर्यात के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये आपका 3 वर्गों में यहाँ पे किया गया है वर्ग, ठीक है। 15वां है, ऋतु प्रवास निम्न में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? नागा, ठीक है, थारू, गद्दी या बुक्सा, ठीक है। तो ऋतु प्रवास इसमें से कौन सी प्रजाति है जो वो करती है? तो जो गद्दी प्रजाति है आपकी, ये क्या करती है? आपकी ऋतु प्रवास करती है, और खासकर जो गद्दी प्रजाति ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है ज़्यादा, और आपका कश्मीर में भी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए
जिस टाइप से उत्तराखंड के अंदर आपने देखा है जो भोटिया जनजाति है, ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग ये भी है। 16वां है, भारत में MRTP कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किस समिति ने दिया था? राकेश मोहन समिति, रंगराजन समिति, राघव समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दी गई थी आपकी राघवन समिति के द्वारा, ठीक है। अगला है 17वां, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? देखिए मूल कर्तव्य जो है और जो मौलिक अधिकार है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लेता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं पहले। देखिए जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ठीक है, जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं, ये आपके पार्ट 3 में है, 12 से आर्टिकल 35 तक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। इसमें से आर्टिकल ही पूछता है, 17वां अनटचेबिलिटी है, 15वां क्या है, 14वां क्या है, 21वां क्या है, राइट टू लाइफ वाले, ठीक है। उसके बाद अगला आता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। पहले ऑर्डिनरी ड्यूटीज हमारे नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इनको 15(1)(a) में, ठीक है, 51(a) में यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस में है? 51(a) आपका भाग 4(a) में है, ठीक है, इनको 4(a) में ऐड किया गया था। जहाँ पे भी आपको कैपिटल वर्ड दिखेगा ये मान के चलिए कि वो ऐड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी आपकी, उनने रिकमेंड दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना है। पहले आपकी 10 कमेटी, इनके द्वारा जो बोला गया था 8 कमेटी रिकमेंड की थी, पर बाद में 10 हो गई थी, और एक जो 11वीं ऐड हुई है अभी, वो आपकी एजुकेशन वाली ऐड हुई है, ठीक है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है। और साथ में जो 21(a) है आपका, ये आपका राइट टू एजुकेशन क्या है? फंडामेंटल राइट भी है, ड्यूटी भी है और फंडामेंटल राइट भी है, ठीक है। चलिए 18वां है, भारत में सहज नीति का निर्धारण निम्न में से किस देश के अनुभव पर लागू हुआ था? जापान, चीन, अमेरिका या फिर जर्मनी? किसके सहयोग से हुआ था? तो ये हुआ था आपका चीन के सहयोग से, चीन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी, आपका जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, ठीक है। जितने भी बॉर्डर के ऊपर रोड बनती हैं जो बॉर्डर के लिए, वो BRO ही बनाता है यहाँ पे। 1955 में, 1965 में, 1960 में, 1970 में। तो BRO का संगठन, जो BRO था, कब बना था? ये 1960 में बना था, जवाहरलाल नेहरू थी उस टाइम पे, उनके द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। 20वां है, निम्न में से कौन व्यवसाय का समूह अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए आपके 3 समूह होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र होता है, प्राइमरी इसको बोलते हैं, सेकेंडरी होता है जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी में कृषि वगैरह आता है आपका, सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग वगैरह आता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, ठीक है, या सेकेंडरी कहते हैं या फिर, और तृतीयक में आपका आता है सर्विस सेक्टर, ठीक है, जो सर्विस सेक्टर आपका बैंकिंग वगैरह होता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आएगा? शिक्षक, चिकित्सक, नाई, माली, दर्जी, किसान, डेयरी, मछली पालन, बागवानी, वकील, किसान, नस्लाज, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा? देखिए चिकित्सक हो गया, उसके बाद चिकित्सक हो गया, शिक्षक हो गया, नाई, ये आपके तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। 21वां है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो उसके पुत्र की उम्र क्या होगी? देखिए ये एज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसमें क्या करना है, पूछा गया, देखिए पिता की उम्र पूछा गया है, तो पहले पुत्र की आयु देख कितनी हो जाएगी, उसके पुत्र की उम्र पहले आप x मान लो, क्या मान लो? x मान लो, ठीक है। अब अगला क्या बोल रहा है, पुत्र की गुना, उसके जो पुत्र से 3 गुना बड़े थे बोल रहा है, ठीक है। तो मतलब उनकी आयु क्या होगी? उनके पिता की तो उसके पिता की उम्र 3x हो जाएगी। अब बोल रहा है 5 वर्ष पहले वो अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो 5 वर्ष पहले बोल रहा है, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? x+5 हो जाएगा, ठीक है। अगला बोल रहा है अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा था, तो उसके पुत्र की उम्र क्या हो जाएगी? देखिए क्या करना है, उसकी उम्र की आयु क्या हो जाएगी? पहले क्या था? 3x था, ठीक है, फिर 3x प्लस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। जो ये x था आपका, ये हो गया 3x हो गया, ठीक है, 3x+5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको ले लेंगे। देखिए क्या कैसे होगा, आपका जो 3x है प्लस 5 इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे जो उसकी उम्र थी 5/2 x+5 हो जाएगी, कितना हो जाएगी? x+5 हो जाएगी। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, यह आ जाएगा 6x आ जाएगा प्लस 10, ठीक है, तो 6x+10 हो जाएगा इक्वल टू 5x+25 हो जाएगा, 5 × 5 25 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे 6x था, 6x+10 था, यहाँ पे 5x+25 है, तो देखिए यहाँ पे 1x हो जाएगा, तो मतलब x इक्वल टू क्या बनेगा? 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 15। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एक्स वगैरह पुट करना पड़ता है, फिर सीधे सॉल्व कर देना पड़ता है, ठीक है, ज़्यादा इसमें सोचना नहीं पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, इतिहास का पिता किसको माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को, कोपरनिकस को, होमर को, हेरोडोटस को? तो किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका हेरोडोटस को यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में निम्न में से किसका उपयोग प्रोटोकॉल इंजन के रूप में प्रयोग होता है? HTTP, TCP IP, PPP, SLIP, ठीक है, तो किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपका TCP या IP का, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है,
मानव जीनोम का अनुक्रमण सफलतापूर्वक किस वर्ष किया गया था? 1995, 2001, 2015, 2010 में। तो कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2001 में किया गया था। ठीक है। 25वां है, किसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। ये कलिंग पुरस्कार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे अवार्ड, या फिर उपक्रम में से कोई नहीं। तो नोबेल जो होता है एशिया का, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है। अब आप मुझे कम से कम बताइए, इस बार का जो एशिया के उत्तर भारत के जो थे, ठीक है, एक चिकित्सक थे, इनको दिया हुआ है। ठीक है। तो वो कौन है और कहाँ से है? ठीक है, चलो बता देता हूँ। रवि काननकर के नाम है, ये आसाम के थे। ठीक है। तो इनको मिला हुआ है 2023 की बात करता हूँ तो मैं। और आपका 2021 में रवीश कुमार, जो एनडीटीवी के पहले एनडीटीवी में थे, ठीक है, पत्रकार, उनको मिला था। ये आप देखना कब मिला हुआ। ठीक है, एक बार डेट देख लेना, 2021 में मिला था या 2022 में मिला था इनको। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है सर्जन से, कलाकारों से, इंजीनियर से, खेल प्रशिक्षक से। देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो आपका जो कोच होते हैं, ठीक है, खेल प्रशिक्षक, उनको दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 27वां है, डॉक्टर सलीम अली थे एक विख्यात आनुवंशिक वैज्ञानिक, पादप वैज्ञानिक, जंतु विज्ञानी, पक्षी विज्ञानी। तो सलीम अली, देखिए सलीम अली, इनके नाम पे सलीम अली नेशनल पार्क पड़ा हुआ है। तो ये क्या थे? ये एक पक्षी विज्ञानी थे। क्या थे आपके? एक पक्षी विज्ञानी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कमेंट सेक्शन में एक चीज बताइए, जो सलीम अली नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में, कहाँ पे? बताइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ में अभी जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 और 23 के लिए मिले हुए हैं, 23 के, वो भी आप देख लेना एक बार। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। उत्तराखंड के भी देख लेना, और जो नेशनल वाले मिलते हैं वो भी देख लेना। ठीक है। 28वां है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र पर औरंगजेब को कुशलता प्राप्त थी? मक्सबिन, ढोल, वीणा, इनमें से कोई नहीं। तो किस में थे? तो ये वीणा बजाते थे। ठीक है, कौन? औरंगजेब। 29वां है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं देही स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? देखिए, अभी मैंने कहा था आपको आर्टिकल पूछ लेते करके, मैं जल्दी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है उसकी वीडियो लेके आऊंगा, आप उसको देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैं करवा दूंगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, प्राण और देही स्वतंत्रता की बात कर रहा है। 19, 21, 22, 20। ठीक है। तो प्राण एवं देही स्वतंत्रता कहाँ पे होते हैं? तो आपका जो आर्टिकल 21 है, ठीक है, राइट, उसमें ही बात करता है। डेंगू बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक कवक या फिर विषाणु? तो किसके थ्रू होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका विषाणु के थ्रू। 31वां है, शिवाजी के शासक में थे अष्ट प्रमुख, अष्ट सचिव, अष्ट अध्यक्ष, अष्ट प्रधान। तो यह सबको पता ही होगा, क्या थे? अष्ट प्रधान थे। ठीक है। 32वां है, गरीब आदमी की गाय है हिरन, हाथी, ऊंट या बकरी? ठीक है। तो गरीब आदमी की गाय किसको माना जाता है? तो माना जाता है बकरियों को माना जाता है, बकरी को। ठीक है। 33वां है, एम्स नई दिल्ली का निर्माण वर्ष में किया गया था। ठीक है, जो एम्स दिल्ली है, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को कहते हैं आपका, ये कब बना था? 1956 में, 1947 में, 1971 में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बना था 1956 में। ठीक है। तो नेहरू जी के द्वारा इनको एम्स बनाए गए, जो जितने भी आपके डैम वगैरह इनको बनाया गया था। अब देखिए, जो ऋषिकेश एम्स है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी ऋषिकेश एम्स ने क्या किया है, जो है आपका ड्रोन के थ्रू यहाँ पे मेडिकल सेवा क्या कर रहा है, मेडिसिन वगैरह पहुंचा रहा है। ठीक है, इसलिए पहला राज्य, पहला वो बन गया एम्स, इसको भी याद रखना। और साथ में आप ऋषिकेश को जो एम्स बना था उसका भी एक डेट भी याद रखना, क्वेश्चन भी हमेशा पूछ लेता है। ठीक है। 34वां है, निम्न में से कौन सा तत्व सोलर सेल से उपयोग किया जाता है? ठीक है, सोलर सेल में उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन का, सीरियम का, वैनेडियम का, एस्टेटिन का? तो किसका तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 35वां है, भौगोलिक प्रदेश के सभी पारिस्थितिक व्यवस्थाएं, जो इकोसिस्टम होता है, ठीक है, को साथ मिलाकर जो एक बड़ी इकाई बनती है उसे कहते हैं जीव सहित क्षेत्र, समुदाय या जीव मंडल? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनवायरमेंटल इकोलॉजी के अंदर ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है आपका जीव मंडल कहा जाता है। 36वां है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बताया था आपका जितने भी इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट है, ठीक है, संशोधन जो है, उनको भी एक बार देख लेना आप। जैसे जीएसटी वाला पूछ लेता है कभी कभी, 101वां था। ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाला पूछ लेगा, 10% जो आरक्षण दिया गया ईडब्ल्यूएस में, वो कौन सा था करके। ठीक है। या फिर आपका जो पंचायती राज से पूछ लेता है कि पंचायती राज अधिनियम, जो पंचायत को संविधान स्टेटस कब दिया गया, कौन सा अमेंडमेंट था? ठीक है, जो 73rd और 74 अमेंडमेंट था आपका 1993 वाला। ठीक है, उसको भी आप याद रखना। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्थानीय शासन को संविधान दर्जा कब दिया गया? 44 में, 53 में, 74 में, या फिर 61 में? तो देखिए, शहरी स्थानीय की बात कर रहा हूँ, तो ये मैंने बता ही दिया आपको, 74 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो इसको कहते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आप लोग पीडीएफ बहुत करते हैं तो इसको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है। 38वां है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? 1965 में, 77 में, 68 में, या फिर 73 में?
तो संसद में लोकपाल होता है, लोकायुक्त और लोकपाल दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये संसद में पहली बार पारित कब रखा गया था? देखो पारित तो हुआ नहीं था, बस रखा कब गया था? तो ये रखा गया था आपका 1968 में, ठीक है। पर 2011 में फिर जब आपने देखा होगा अन्ना हजारे जी का आंदोलन चला था दिल्ली के अंदर, ठीक है, तो उसके बाद लोकपाल यहाँ पे 2013 के अंदर 11 के बाद चीज़ें कर दी गई थी पारित, ठीक है। 39वां है, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? ठीक है, प्रिंटर, चुम्बकीय टेप, असेंबलर, सीआरटी। तो इसमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो इसमें से कौन सा नहीं होता है? आपका जो असेंबल होता है ये क्या होता है? हार्डवेयर नहीं होता है। बाकी प्रिंटर आपका हार्डवेयर है, चुम्बकीय टेप हार्डवेयर है, सीआरटी भी आपका हार्डवेयर है। 40वां है, निम्न में से सबसे पहले किसके मन में आज़ाद हिंद फौज का विचार आया था? श्याम वर्मा, मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, शेर वर्मा। तो किसके मन में आया था? तो आया था कैप्टन जो मोहन सिंह थे उनके मन में आया था, ठीक है। चलिए ये थे हमारे जीएस से क्वेश्चन 40 क्वेश्चन। अब होंगे हमारे यहाँ पे उत्तराखंड के संबंधित विभिन्न जो क्वेश्चन होते हैं 40 क्वेश्चन वो रहेंगे। देखिए उत्तराखंड में शुरू की गई लखपति दीदी योजना किससे संबंधित है? पहला क्वेश्चन आप जाके देखिए, लखपति दीदी जो स्कीम है ये कब शुरू की थी इसके साथ फीचर पढ़ लेना, क्योंकि अभी क्या हो रहा है डिक्टम डेट भी नहीं पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें डेट भी पूछ लेगा एक लाइन में, एक में पूछ लेगा कि इसमें बेनिफिशरीज कितने लोग हैं, तो इसमें 1.25 लाख जो महिलाएं हैं उनको यहाँ पे क्या करना है? लखपति दीदी करने का यहाँ पे टारगेट है सरकार का, ठीक है। ये भी याद रखना, एक बार इसको देखना स्कीम को, ठीक है। जो आपकी परीक्षावाणी की बुक है, ठीक है, जो परीक्षावाणी की आपकी बुक है न्यू वाली, तो उसमें दिया हुआ है। अभी बहुत जल्दी मैं भी एक काम करूंगा आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है वो भी एक वीडियो बना दूंगा, आप उसको भी देख लेना, ठीक है। अभी एग्जाम में 25 दिन है, तो मैं बहुत जल्दी आपको ट्राई करता हूँ कि, क्योंकि अभी टाइम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मैं बना दूंगा, तो उसमें आप देख लेना एक बार। तो ये इसमें क्या बोला गया है कि जो लखपति दीदी योजना संबंधित किससे है? महिला मंगल दल, किसान महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपकी स्वयं सहायता समूह से, ठीक है। 42वां है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या फिर पिथौरागढ़, ठीक है। तो जो ये चार्ट दिए हुए हैं इसमें भौगोलिक क्षेत्र किसका सबसे ज़्यादा है? तो ये है आपका उत्तरकाशी का इनके अकॉर्डिंग। पर आप ऑर्डिनरी देखेंगे तो आप सबसे बड़ा आपका चमोली है, फिर आपका उत्तरकाशी है, उसके बाद फिर आपका पिथौरागढ़ है। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कमेंट करते हैं, बता देता हूँ मैं, यहाँ पे चमोली नहीं है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि चमोली नहीं है, इनमें से बोला गया दिए हुए हैं जो, ठीक है। अगर चमोली होता तो उसमें हम टिक करते, बट इनमें सबसे बड़ा आपका उत्तरकाशी है, तो हम उत्तरकाशी में यहाँ पे टिक करेंगे। नहीं तो फिर बाद में बच्चे कहते हैं वो उनको चमोली याद होता है तो वो कमेंट करना शुरू कर देता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। 43वां है, कटगल समूहवाची शब्द प्रयुक्त होता है लकड़ियों के लिए, ऊन के लिए, घास के लिए, अनाज के लिए। तो किसके लिए होता है उपयुक्त? तो ये होता है आपका लकड़ियों के लिए, ठीक है, कटगल कहते हैं जिसको। 44वां है, अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक सेवा आरंभ की गई थी 1819 में, 1825 में, 1815 में, 1805 में, ठीक है। तो पहली बार जो डाक व्यवस्था शुरू हुई थी ये अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में हुई थी। तो ये कब आरंभ हुई थी? तो ये आरंभ हुई थी आपकी 1815 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 21 मार्च 2001, 20 मार्च 2001, 20 मार्च 2002, 21 मार्च 2002। तो ये किया गया था आपका 20 मार्च 2002 को, किसका? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया था। 46वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 36 रकम 32 कलम का राजस्व प्रणाली थी, किसकी थी? चंदों की थी, कत्तिरियों की थी, गोरखाओं की थी, या फिर पवार राजाओं की थी, ठीक है, पवार काल की थी। तो किसकी थी? तो ये थी चंद शासन काल में थी, ठीक है। इनका उन्मूलन आपका गोरखाओं ने भी किया था बाद में, बट अभी पूछेंगे किसकी प्रणाली थी, तो ये आपकी चंदों की थी। और जो चंद राजवंश था ये उत्तराखंड का पहला राजवंश है। और चंपावत जो आपका चंपावत है, ठीक है, चंपावत को इसने बसाया था सोमचंद्र के द्वारा, किसके द्वारा? सोमचंद्र के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 47वां है, देहरादून किस वर्ष रेल मार्ग से जुड़ा था? 1910, 1997, 1955। तो आपका 1900 में जुड़ा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है? चौथा, तीसरा, दूसरा या फिर पहला? तो ये आपका पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला, ठीक है। 49वां है, बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के की जनपद में पाया जाता है? उत्तरकाशी में, पौड़ी गढ़वाल में, नैनीताल में या फिर देहरादून में? तो बेराइट्स जो है, बेराइट्स आपका ये उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो आपका सीमेंट वगैरह होता है वो भी आपका यहीं पे मिलता है, ठीक है। 50वां है, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? प्रद्युमन शाह, सुदर्शन शाह, मानवेंद्र शाह, भवानी शाह। तो किसके द्वारा किया गया था? तो सुदर्शन शाह जी के द्वारा। इनका जो टाइम पीरियड था 1815 से लेके 1859 तक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है। तो इनके द्वारा जो इस उत्तरकाशी में आपका विश्वनाथ मंदिर है इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा अपनी पंचायती राज अधिनियम, जो अपना पंचायती राज अधिनियम था
किस वर्ष पारित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम यूपी का पंचायत राज अधिनियम क्या कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। बट आपका जो 4 अप्रैल इसको डेट को याद रखना, 2016, ठीक है। तो तब से अपना पंचायती राज बन गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा डायरेक्टली यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 52वां है, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल थे मेहरबान सिंह नेगी, शत्रुघ्न सिंह, राकेश शर्मा, तारकेश्वर सिंह। तो पहले प्रथम एडवोकेट जनरल की बात कर रहे हैं, तो ये कौन थे? तो ये थे आपके मेहरबान सिंह नेगी जी। अगला है FAO, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, देखिए जो मैंने बहुत बार वीडियो बताया है, मिलेट, ठीक है, इंटरनेशनल मिलेट ईयर था 2023 आपका, मोटे अनाजों के मिलेट जो होते हैं। तो यही पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज पोषण अनाज वर्ष घोषित किया, निम्नलिखित में से मिलेट अनाज मोटे अनाज नहीं है, इनमें से कौन से नहीं है बोल रहा है? मक्का एंड जौ, ज्वार बाजरा, रागिया कोदा, कुटकिया सावा। तो इसमें से मोटा अनाज के अंदर कौन सा नहीं आता है? तो मक्का और जौ मोटे अनाज में नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी ज्वार बाजरा रागी वगैरह जो होता है, मडुआ जिसको कहते हैं हम, ये मोटे अनाज में आता है, ठीक है। 54वां है, मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड के किस स्थान से चीन में प्रवेश करती है? पिंडारी ग्लेशियर से, लिपुलेख दर्रे से, मिलम से, ट्रेल दर्रे से, ठीक है। तो ये कौन सा होता है? ये आपका लिपुलेख दर्रा, ठीक है, ट्राई जंक्शन पास है आपका, ये तिब्बत हो गया, ये इंडिया हो गया, और ये आपका नेपाल हो गया, जिसको ट्राई जंक्शन पास कहते हैं। तो लिपुलेख दर्रा यहीं से आपको प्रवेश करते हैं, कहाँ पे? आपके मानसरोवर यात्री जो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे गर्म पानी झरना भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। और उसको हमेशा क्या होता है, ये जो काला पानी वाला है, ये आपका क्या रहता है, किसके साथ? जो चाइना के, हमारा जो नेपाल के साथ विवाद चल रहा है, यही चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये सोचता है कि मेरा है नेपाल, पर इंडिया सोचता है ये पार्ट मेरा है। 55वां है, टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से मशहूर शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, प्रद्युमन शाह, कीर्ति शाह। तो किसको जाता है? तो ये जाता है आपका प्रताप शाह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF जिसको कहते हैं का गठन किया गया, ठीक है। 2011, 2012, 2009, 2013, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 2013 में, ठीक है। जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया 2013 में, ठीक है। 57वां है, जाट जनजातीय समाज कितने भागों में बटा है? 4, 3, 2 या फिर 5। तो ये बटा हुआ है आपका 3 भागों में। 58वां है, 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इंद्रलाल शाह द्वारा, जयदत्त जोशी द्वारा, मोहन जोशी द्वारा, चंद्रलाल शाह द्वारा। तो अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये की गई थी आपकी जयदत्त जोशी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। 4 अधिवेशन हुए थे पहले आपके, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 59वां है, सोमचंद्र के आगमन के समय कुमाऊं निम्न में से किस नरेश का आधिपत्य था कुमाऊं में? ठीक है, वासुदेव का, निम्बरदेव का, बसंतदेव का, ब्रह्मदेव का। तो किसका था? तो ये था ब्रह्मदेव का। अगला है, किस पुराण में हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है? अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण में। तो किस में मिलता है? आपका जो स्कंद पुराण है उसमें हरिद्वार का नाम मायापुरी मिलता है, ठीक है। 61वां है, उधम सिंह नगर जिला बना 2000 में, 1998 में, 2004 में, 1995 में। तो ये बना था 1995 में बना था, ठीक है। अगला है, पिथौरागढ़ के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? 17-18 अगस्त 2002, 17-18 अगस्त 1998, 17-18 अगस्त 1996, 17-18 अगस्त 1999। तो ये जो मालपा जो में बादल फटा था जिससे पिथौरागढ़ में जो त्रासदी हुई थी आपकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हुआ था आपका 17 अगस्त 1998 को, ठीक है। अगला है, गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह की मृत्यु किस सन में हुई थी? ठीक है, जो प्रद्युमन शाह की इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1804, 1806, 1819। ये आपको सबको पता, 1804 में हुई थी, ठीक है, देहरादून में। अगला है, चमोली जिले का नौटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कागज, सीमेंट, ऑर्गेनिक चाय या वस्त्र के लिए? तो किसके लिए फेमस है? तो ये आपका ऑर्गेनिक चाय के लिए। अगला क्वेश्चन है, गलत कथन का चयन कीजिए। गौरीदत्त पांडे को विकास मानव के नाम से जाना जाता है, बद्यदत्त पांडे को कुमाऊं किस्ती के नाम से जाना जाता है, कर्णावती को नागकटी रानी के नाम से जाना जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, गलत कथन का चुनाव पूछा गया था, गलत करना है, ठीक है। तो गलत इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, गौरीदत्त पांडे को विकास मानव पुरुष के नाम जाते, गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपके दोनों सही हैं। 66वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में एक और दो को पढ़िए और नीचे कथनों को कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कूट दिए, कथन दिए हुए हैं। पहला कथन दिया हुआ है, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में लिंगानुपात मैदानी जिलों की तुलना में अधिक है। पर्वतीय जिलों में से पुरुष रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। देखो, ये पहला, सेकंड आपका सही हो जाएगा। और जो पहला है आपका,
तो पहला क्या हो जाएगा आपका, ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया कि उत्तराखंड के पर्वत जिलों में लिंगानुपात मैदानों की तुलना में अधिक है। हाँ सही बात है, ठीक है, क्योंकि हरिद्वार के अंदर बहुत कम है, आपने देखा है। तो दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट हो जाएगा। देखिए पर्वतीय जिलों में जो रोजगार है, देखिए रोजगार का कुछ भी यहाँ पे है नहीं, आपको पता है। एक तलाश में क्या होता है, पलायन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेन चीज़ें 3 चीज़ें हैं, रोजगार के कारक भी पूछता है, ठीक है। तो वहाँ पे है पहला आपका पास शिक्षा, बेसिक शिक्षा की बात नहीं है, रोजगार नहीं है। तीसरा आपका हेल्थ जो, ठीक है, हेल्थ है, हेल्थ के लिए भी कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है, क्योंकि ना अच्छे हॉस्पिटल है पहाड़ों के अंदर, ना कुछ है। तो ये 3 कारण है जहाँ से क्या है कि जो उत्तराखंड में मेन क्या है, आपके पलायन का कारण बन रहे हैं, ठीक है। चलिए 67वां क्वेश्चन है, सुब्बा किसकी सहायक नदी है? घाघरा, सोंग नदी, गंगा, रंगा। तो सुसवा किसकी है? तो ये हो जाएगी आपकी, ये है ऑप्शन नंबर बी, सोंग नदी, ठीक है। 68वां है, रालम, कफनी, पोंटिंग एवं नामिक क्या है? झीलें, नदियाँ, ग्लेशियर या फिर दर्रे। तो ये क्या है आपके, ये आपके ग्लेशियर है, ठीक है। 69वां है, प्रसिद्ध महाकवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। जो आपके कालिदास जी की जो रचना है मेघदूत, इसका गढ़वाली में जो अनुवाद किया है, किसने किया है? आचार्य ओम प्रकाश थपड़ियाल, आचार्य ओमेंद्र दत्त पांडे ने, आचार्य धर्मानंद जमलोकी ने, जयप्रकाश पंत जी ने। तो किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया आपका आचार्य धर्मानंद जमलोकी जी के द्वारा, ठीक है। अगला है, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालयन दिवस मनाया जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दिवस भी पूछे जाते हैं हमेशा, जो डे होते हैं। 9 सितंबर, 5 सितंबर, 15 सितंबर, 5 अक्टूबर को। तो हिमालयन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 9 सितंबर को, ठीक है। अगला है, जागर का अर्थ है समाज को जगाने वाले कविता या गीत, युद्ध गीत, मनोरंजन गीत, इनमें से कोई नहीं। तो जागर का मतलब होता है समाज को जो जगाते हैं, ये कविताएं होती हैं या गीत होते हैं, उनको जागर कहा जाता है, ठीक है। अगला है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। तो पहला आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और कौन थे यहाँ पे? मानवेंद्र शाह जी थे। कौन थे? मानवेंद्र शाह जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा पद आनुवंशिक होता है? तहसीलदार का, प्रधान का, पेशकार का, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रधान होगा यहाँ पे, ठीक है, होगा। तो इसमें से कौन सा जो होता है वो आनुवंशिक होता था? अभी की बात नहीं कर रहा है, पहले की बात कर रहा है, ठीक है। आनुवंशिक किसको होता था? तो जो प्रधान का पद होता था, ये आपका आनुवंशिक होता था, ठीक है। अगला है 74वां, सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। देखिए शिव, तांडव, देवता और पार्वती। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम शिव शिव क्या करते हैं आपके? तांडव करते हैं। क्या करते हैं? तांडव करते हैं। ये आपका फर्स्ट थर्ड हो जाएगा। अगला है पांडव, ठीक है, तो पांडव नृत्य, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। देवता क्या करते हैं? तो देवता आपके जागर नृत्य, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। और पार्वती लास्ट नृत्य, ये आपका सेकंड हो जाएगा। तो 3142, तो 3142 ये गलत, 3142 ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। छपेली एक रूप है गाने का, नृत्य का, आभूषण का या फिर पशु का। तो छपेली क्या है? ये आपका नृत्य है एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर एक दुर्लभ कम ऊंचाई वाले बेसाल्ट पठार की खोज हुई है? पूर्वी घाट में, दक्कन का पठार, पश्चिम घाट में, सतपुड़ा पर्वत में, ठीक है। तो कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपकी पश्चिम घाट में। देखिए पश्चिम घाट जो है आपका, ये वाला रीजन जो होता है आपका, ठीक है, ये आपका यहाँ पे केरल, ये तमिलनाडु वाला हो गया। तो यहाँ पे ये पूर्वी घाट, ये पश्चिम घाट। तो पूर्वी घाट और पश्चिम घाट कहाँ पे? नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रैंकिंग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर सातवां? तो कौन से स्थान पे है? ये आपका चौथे स्थान पे है, ठीक है। 78वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में भारतखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय की स्थापना किन जिलों में की गई है? अल्मोड़ा, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून। तो कहाँ पे हुई है इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी अल्मोड़ा में हुई है, पौड़ी गढ़वाल में हुई है और देहरादून में हुई है। तो 3 जगह। तो बी सी डी, तो बी सी डी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79, पतंजलि आयुर्वेदिक अनुसंधान केंद्र स्थित है हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर, देहरादून। तो आप सबको पता होगा कहाँ पे? हरिद्वार में है, ठीक है। चलिए अगला है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग स्थित है रामनगर, रुड़की, देहरादून या फिर नरेंद्र नगर, ठीक है, जिसको हम SCRT कहते हैं। क्या कहते हैं? SCERT कहते हैं, SCRT, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, ठीक है। जैसे NCERT है, वैसे ही आपकी SCRT है, स्टेट का जो होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च और ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है SCERT की। तो रामनगर, रुड़की, देहरादून, नरेंद्र नगर। तो ये कहाँ पे है? तो ये है आपका देहरादून में है। कहाँ पे? आपका देहरादून में है, ठीक है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे
तो अब रहेंगे हिंदी के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। ठीक है, देखिए इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है चाह, आवेश, बुलावा, वेतन। ठीक है, तो बात कर रहा है तलब। तो तलब का चाह भी होता है, तलब होती है, किसी की चाह होती है, बुलावा भी होता है, वेतन भी होता है, बट यहाँ पे आवेश नहीं होता है। ठीक है, 82वां है, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य और एक या अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, विधिवाचक वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, ये बात कर रहा है कि एक मुख्य होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है, एक या अधिक गौण होते हैं, उसमें आश्रित उपवाक्य भी होते हैं, तो उनको यहाँ पे क्या कहा जाता है? उनको आपका मिश्र वाक्य कहा जाता है। ठीक है, अगला है क्रीड़ा शब्द का तद्भव रूप है क्रीड, क्रीडन, क्रीड़ा, खेलना। तो क्रीड़ा का तद्भव रूप अगर पूछता है, देखिए तद्भव और तत्सम दो शब्द होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको आपका क्रीड़ा कहते हैं। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है ईमानदारी, दूध, सेना या फिर हिमालय। यहाँ पे भाव की बात कर रहा है। ठीक है, भाव संज्ञा की बात कर रहा है, तो कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ईमानदारी। ईमानदारी क्या होती है? एक भाव पैदा करती है। ठीक है, 85वां है, निम्न में से तत्सम तद्भव युग्म में अशुद्ध है। देखिए तत्सम और तद्भव, पहला तत्सम होना चाहिए, दूसरा तद्भव होना चाहिए। हरिद्रा हल्दी, सूचिका सुई, रानी रानी, श्रावण सावन। तो इसमें से अशुद्ध पूछा गया है। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है? देखिए हरिद्रा हल्दी आपका सही है, क्योंकि आपका तत्सम हरिद्रा होता है, तद्भव आपका हल्दी होता है, सूचिका आपका तत्सम होता है, सुई आपका तद्भव है। यहाँ पे रानी और रानी आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी श्रावण का आपका सावन होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग अशुद्ध पूछा गया तो सी होगा। 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है? जगतधन्ना, जगन्नाथ, सम्मसार, तत्लीन या निसंदेह। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत पूछा गया कि संधि का नहीं है? तो निसंदेह क्या है आपका? व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दाजू रचना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन में पूछते हैं हमेशा एग्जाम में। मंगलेश डबराल जी की, शैलेश मटियानी जी की, विद्यासागर नौटियाल जी की, शेखर जोशी जी की। तो दाजू रचना है, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी है? ये आपकी शेखर जोशी जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है शून्यात्मक, वर्णात्मक, अस्सीरोखिरात्मक या फिर रोमन। देवनागरी लिपि कैसी है आपकी? ये आपकी वर्णात्मक है। ठीक है, 89वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 28-30 अगस्त 1977 लंदन में, 28 से 30 अगस्त 1976 को मॉरिशस में, 28 से 30 अगस्त 1978 को कोपेनहेगन में, या 28 से 30 अगस्त 1975 को मालदीव में। तो द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन जो हुआ था, ये कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था आपका मॉरिशस में। ठीक है, 1976 में। अगला है, अनु शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? देखिए जो प्रत्यय होते हैं ये शब्द के क्या करते हैं? अंतिम अंत में लगते हैं। कहाँ पे? अंत में लगते हैं, और पहले आपके कौन से लगते हैं? उपसर्ग लगते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि अनुज को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज करेंगे, मतलब अंत में हम क्या लगाएंगे कि हमारा अनुजा हो जाए, अनुजा। ठीक है, तो हम कौन सा ए लगाएंगे, इक लगाएंगे, ई लगाएंगे या फिर आ लगाएंगे? तो अनुज का जो स्त्रीवाचक होता है वो अनुजा होता है। ठीक है, तो इसमें हम अनुजा आ लास्ट में आ लगाएंगे, जिससे अनुजा बन जाएगा। ठीक है, 91वां है, बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? 4, 6, 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपकी 6 खंडों में विभाजित है बादल राग कविता जो है। ठीक है, 92वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में एक शब्दालंकार नहीं है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, यमन अलंकार, वक्रोक्त। ठीक है, वक्रोक्त। तो इसमें से शब्दालंकार नहीं है पूछा गया है, तो ये आपका उपमा अलंकार क्या है? शब्दालंकार नहीं है। 93 है, अनुच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद है अनुप्लस छेद, अनुप्लस छेद, अन्वप्लस छेद, अनुप्लस छेद। तो अनुच्छेद कैसे लिखते हैं? तो अनुच्छेद लिखा जाता है आपका अनुप्लस छेद। ठीक है, 94वां है, सूरदास किस काल के कवि थे? ठीक है, रीतिकाल के, भविष्य काल, भक्ति काल के, आधुनिक काल के या फिर वीरगाथा काल के? तो सूरदास जी जो कवि थे तो ये थे आपके भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, अगला है, लक्षणा है शब्द शक्ति, शब्द सामर्थ्य, अर्थ शक्ति, अर्थ गुण। तो लक्षणा है आपकी शब्द शक्ति है। अगला है, शायद वर्षा हो अर्थ के आधार पर वाक्य है निषेधवाचक, विषमवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। देखिए शायद की बात है, शायद वर्षा होगी। ठीक है, तो शायद हम अगर बात करते हैं तो ये क्या होती है? हम संदेह की बात करें, अगर संदेह की बात करें शायद वर्षा हो, मतलब आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रति प्लस उपकार। ठीक है, किस शब्द का संधि विच्छेद है? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, प्रत्योपकार या फिर इनमें से
कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा होता है, तो प्रत्युपकार आपका होता है। ठीक है, 98वां है, जो पद क्रिया के काल या समय की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया, कालवाचक क्रिया, स्थानवाचक क्रिया या फिर विशेषण अवयव होता है। ठीक है, तो इसको जो पद की क्रिया काल का समय की विशेषता बताता है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं कालवाचक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, 99वां क्वेश्चन है, भूखे को भोजन दो इस वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान, करण, कर्म, अपादान। तो भूखे को क्या कह रहा है, भोजन दो कह रहा है, तो इसमें कौन सा कारक का यूज होगा, तो इसमें संप्रदान का योग किसका होगा, संप्रदान का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चींटी के लिए गढ़वाली बोली में शब्द आता है। देखिए शब्दकोश वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, अभी आपने देखा है, इसके लिए मैंने भी आप गढ़वाली, कुमाऊनी, उखान वगैरह मैंने करवाए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, जब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेंगी आपके लिए, वो 4 से 6 वीडियो है, उनको एक बार देख लोगे तो आपको एग्जाम में चीज़ें हो जाएंगी आराम से। ठीक है, तो चींटी के लिए है मारवा, छिपाड़ू, किरमूल या फिर च्योटी। ठीक है, चींटी चोटी किस क्या कहा जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन किरमोड़ू कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे किरमोड़ा भी कहते हैं, किरमोड़। ठीक है, किरमोड़ भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किरमूल भी कहा जाता है इसको, किरमूल। और यहाँ पे गढ़वाली में बात करते हैं तो किरमूल कहते हैं, क्या कहते हैं, किरमूल चींटी को। ठीक है, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह होती है, आपके कोई डाउट होते हैं तो यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में जो आयोग की टाइप से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते हैं एग्जाम रिलेटेड कोई भी, तो यहाँ पे हम वो पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसी क्रम में आप अगर उत्तराखंड विंसर ईयर बुक की सीरीज देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, करंट अफेयर करवाया हुआ है वहाँ पे, साथ में उत्तराखंड लोकोक्तियाँ करवाई रही हैं, वो सब करवाया हुआ है। ठीक है, प्ले लिस्ट को एक बार देखिए, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएंगे, और प्ले लिस्ट बनी हुई है हर चीज़ की, वो भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।